हाउ टू गेट लकी बाय मैक्स गुंथर पुस्तक भाग्यशाली बनने के लिए 13 तकनीकों की रूपरेखा तैयार करती है, जिनमें से प्रत्येक को कई उदाहरणों के साथ उदारतापूर्वक समझाया गया है। जबकि मैं आवश्यक रूप से लिखी गई हर बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे दूसरी तकनीक की तरह कुछ बहुत प्रासंगिक लगा। यदि आप भाग्य पर एक दृष्टिकोण तलाशना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इस पुस्तक को आजमाएं। सर्वोच्च अपमान वो असफल रहा क्योंकि उसने अपने जीवन में भाग्य की भूमिका को नकारने की कोशिश की। सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है, आपको भी भाग्यशाली होना है। सौभाग्य सफलता का आवश्यक बुनियादी घटक है। भाग्य सही समय पर सही जगह पर है। किसी ऐसे व्यक्ति को जानना जो किसी को जानता हो, केवल अच्छा होना ही काफी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन को कितनी सावधानी से डिजाइन करते हैं। आप यह नहीं जान सकते कि यादृच्छिक घटनाओं के काम से वो डिजाइन कैसे बदल जाएगा। भाग्य मानव बुद्धि का सर्वोच्च अपमान है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, फिर भी आप इसके लिए योजना नहीं बना सकते। आप अपनी किस्मत को सटीक तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अपने भाग्य की गुणवत्ता में पर्याप्त और आश्चर्यजनक सुधार ला सकते हैं। भाग्य बदलने वाले नियम जिनका आप अध्ययन करने जा रहे हैं, भाग्यशाली स्थिति की 13 तकनीकें, केवल गैसी सिद्धांत की इच्छा नहीं है। उनका आविष्कार उनके अध्ययन में बैठे दाढ़ी वाले सिकुड़न द्वारा नहीं किया गया था, जो उनके पाइप पर फुसफुसा रहा था। इसके बजाय वे पुरुषों और महिलाओं के जीवन के प्रत्यक्ष अवलोकन से प्राप्त होते हैं। कारक जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। भाग्य संज्ञा, ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं लेकिन आपके द्वारा बनाई गई नहीं हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने जीवन के पूर्ण नियंत्रण में हैं, तो आप स्वयं मजाक कर रहे हैं। आप अपने अस्तित्व का श्रेय एक आकस्मिक घटना के लिए देते हैं जो आपके जन्म से पहले घटी थी। लोग भाग्य की भूमिका को क्यों नकारते हैं? एक बात के लिए, हम यह सोचने से नफरत करते हैं कि हम यादृच्छिक घटनाओं की दया पर हैं। जीवन सुरक्षित लगता है जब मैं अपने आप से कह सकता हूँ, भविष्य वैसा ही होगा जैसा मैं योजना बना रहा हूँ। यह बिल्कुल नहीं होगा। अंदर गहरे, हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। एक और कारण है कि हम भाग्य की भूमिका पर चर्चा नहीं करना पसंद करते हैं कि यह हमें कम कर देता है और हमारी गरिमा को चुरा लेता है। चरित्र ही नियति है, हेरालिटस ने लगभग 25 शताब्दी पहले लिखा था। हम भाग्य की भूमिका को नकारने के लिए सांस्कृतिक रूप से वातानुकूलित हैं। छात्रों को सिखाया जाता है कि चरित्र दोष त्रासदी का एक आवश्यक घटक है। प्रोफेसर रोज ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, यदि नायक या नायिका में कोई दोष नहीं होता, तो यह दुखद नहीं होता क्योंकि इसका अर्थ नहीं होता कुछ भी। यह सिर्फ दुर्भाग्य होगा। भाग्य पर्याप्त सार्थक नहीं है। हम जीवन के अर्थ के लिए तरसते हैं। भाग्य की भूमिका को स्वीकार करने से इसका आधा अर्थ निकल जाता है। अपनी किस्मत को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम यह स्वीकार करना है कि यह मौजूद है। भाग्यशाली लोग अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि वे सौभाग्य का अनुभव करने और दुर्भाग्य से बचने की स्थिति में हों। पहली तकनीक, भाग्य बनाना, योजना बनाना भेद। जब भाग्य से वांछित परिणाम प्राप्त होता है, तो आपको उस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप को यह बताने की कोशिश न करें कि परिणाम आया क्योंकि आप होशियार थे। भाग्य को कभी भी योजना से भ्रमित न करें। स्ट्रेन का अर्थ है जुए की पूंजी पर रखी गई मांग, जबकि कोई जीत की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब आप भाग्यशाली होते हैं तो सिस्टम काम करता है। जब आप जीत की लकीर का आनंद लेते हैं, तब तक आप सुरक्षित रहते हैं जब तक आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा योजना बनाकर लाया गया था और कौन सा हिस्सा भाग्य से आया था। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण स्वयं को विजयी मानते हुए,
वो कम से कम सावधानी से अनुमान लगाता है। भाग्य की भूमिका की उपेक्षा करना दुर्भाग्य का नुस्खा है। जिस एक चीज की आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो वही चीज है जिसकी हारने वाला उम्मीद करता है। निरंतरता। कल की घटनाओं की पुनरावृत्ति। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें भाग्य से ज्यादा योजना बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। चाल यह जानना है कि आप किसी भी समय किस तरह की स्थिति में हैं। इस भाग्य के बारे में कुछ विचार करना आवश्यक है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपक्रमों में योजना अनुपात। दूसरी तकनीक, तेज प्रवाह ढूंढना। जहां घटनाएं सबसे तेजी से हो रही हैं वहां पुरुष और महिलाएं खुद को स्थान देकर सौभाग्य पाते हैं। दूसरी तकनीक का आदेश है, जहां घटनाएं तेजी से बहती हैं वहां जाएं। अपने आप को लोगों और चीजों के मंथन के साथ घेरें। यदि आप एक साधु हैं तो आपके जीवन में कभी कुछ नहीं होता है, उन्होंने कहा। यदि आप एक साधु के विपरीत हैं तो चीजें होती हैं। जो लोग मृतप्राय हो जाते हैं वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो खुद को अलग थलग पड़ने देते हैं। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है घर और काम पर दोस्ती और परिचितों के नेटवर्क से हटना। यदि आप नेटवर्क में नहीं हैं तो कोई भी कभी भी आपके रास्ते पर चलने वाला नहीं है। फिल्मों की तरह व्यापार की दुनिया में बड़े ब्रेक लोगों के बीच संपर्कों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। जरूरी नहीं कि करीबी दोस्ती हो, सिर्फ अनुबंध हो। भाग्य ने उसे एक भाग्यशाली ब्रेक दिया है, लेकिन उसने इसे अर्जित किया है। इसके लिए उन्होंने खुद को पोजीशन किया है। लोगों के बीच प्रतीत होने वाले कमजोर संबंधों की शक्ति मानव समाज की कम समझी जाने वाली घटनाओं में से एक है। छोटी दुनिया की घटना अक्सर आश्चर्यजनक तरीका जिसमें कमजोर लिंक के लोगों के नेटवर्क ओवरलैप होते हैं। भाग्य लोगों की जुड़ी हुई जंजीरों के साथ तब तक बहता है जब तक कि वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। जैसा कि डॉक्टर मिलग्राम के दस्तावेज ने किया था, प्रवाह बहुत बार एक मित्र के साथ शुरू होता है। एक भाग्यशाली लक्ष्य के रूप में पहचाने जाने के लिए आपको अपने बारे में उन लोगों को कुछ बताना होगा जो नेटवर्क में आपके प्राथमिक लिंक हैं। ये अभी भी वही हो सकते हैं जिन्हें हमने कमजोर लिंक कहा है, लेकिन उन्हें कम से कम इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग जान सके कि आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी रुचियां क्या हैं, आप जीवन में किस तरह के पुरस्कारों की तलाश में हैं। उनके लिए यह जानना जरूरी है कि आप किस चीज को लकी ब्रेक मानेंगे। वहां जाएं जहां घटनाएं सबसे तेजी से बहती हैं। विशेष रूप से इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है बस लोगों के साथ संपर्क बनाना। संलग्न मिल। एक साइडलाइनर मत बनो, घटनाओं को बहते हुए देखना। घटनाओं में खुद उतरें। काम पर एरिक वाचटेल को सलाह देते हैं, अपनी खुद की कंपनी में और इसके बाहर खुद को ज्ञात करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाएं। मीटिंग्स में जाएं, बोरिंग वाले भी। ऑफ द जॉब जीवन में एक मिलनसार और जॉय न जितना हो। बस इतना ही जरूरी है कि आप बहुत से लोगों से मिलें और उन्हें बताएं कि आप कौन हैं। लगातार भाग्यशाली लोग लगभग हमेशा तेज प्रवाह में पाए जाते हैं। तीसरी तकनीक, रिस्क स्पूनिंग। जीवन में लगभग निश्चित रूप से हारे हुए होने के दो तरीके हैं। एक है नासमझ जोखिम उठाना, यानी जोखिम जो मांगे जा रहे पुरस्कारों के अनुपात से बाहर हैं, और दूसरा बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना है। भाग्यशाली लोग विशेष रूप से दोनों चरम सीमाओं से बचते हैं। वे सावधानी से मापी गई चम्मचों में जोखिम लेने की तकनीक विकसित करते हैं। हमारी शिक्षा और सामाजिक संस्कार हमें किसान की जीवन शैली में धकेल देते हैं। सीधी रेखा का प्लोडर, जोखिम से बचने वाला भाग्यशाली विराम की संभावना से भी बचता है। कुल मिलाकर प्लोडर अशुभ होते हैं। न तो अच्छी और न ही बुरी किस्मत उन्हें किसी भी उल्लेखनीय हद तक प्रभावित करती है। उनका जीवन शायद ही बदलता है। कुछ नहीं होता है। जब तक आप किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक परिवर्तन भी नहीं होगा।
आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होने का सर्वोत्तम अवसर सुनिश्चित करने के लिए आपको उन्हें होने के लिए आमंत्रित करना होगा। दूसरे शब्दों में, अपनी गर्दन बाहर रखो। यदि आप चाहते हैं कि भाग्य आपके आसपास आए और आपके जीवन को बदल दे, तो आपको शुरुआत में अच्छे या बुरे भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहने का एक और तरीका है कि आपको जोखिम उठाना चाहिए। रॉकफेलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी गर्दन बाहर निकाल दी और भाग्य को आने और अपना जीवन बदलने के लिए आमंत्रित किया। कड़ी मेहनत करें, बुद्धिमानी से खर्च करें, सुरक्षित रूप से निवेश करें और बाकी समय को करने दें। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए कम करता है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां बड़े पैमाने पर या आंशिक रूप से सौभाग्य से हुई हैं। अपने काम की योजना बनाएं और अपनी योजना पर काम करें। वाटसन का सबसे प्रसिद्ध नारा था, सोचो, काम करो। सोचो और योजना बनाओ। मैंने वे दांव इसलिए लगाए क्योंकि मुझे इसमें मजा आया, उसने एक लॉटरी अधिकारी को समझाया। यहाँ तक अगर मैं कभी नहीं जीता, तो मुझे अपने डॉलर के लायक मजा मिला। इस नाबालिग शनिवार को जोखिम लेने के कार्य ने उसे जीतने की स्थिति में ला दिया। यदि आप दांव नहीं लगाते हैं, तो आप जीतने की स्थिति में नहीं हैं। जोखिम लेने की अनिच्छा उन अशुभ लोगों की विशेषता है जिन्हें हम जन्मजात हारे हुए कहते हैं। सभी जोखिम उसे समान रूप से कठिन लग रहे थे। यह भाग्य की दुनिया में खराब स्थिति के लिए एक नुस्खा है। जोखिम इनाम अनुपात का अध्ययन करना आवश्यक है। जब कोई जोखिम छोटा होता है और संभावित इनाम बड़ा होता है, तो आप जोखिम भी उठा सकते हैं और इसलिए खुद को विजेता बनने की स्थिति में ला सकते हैं। जीवन धुंधले विकल्पों की एक उलझन है। जोखिम से बचने वाला सिंड्रोम चोट लगने के अत्यधिक डर से उपजा है। मैं किसी भी सेक्स के जुआरी से कभी नहीं मिला जो हारना चाहता था। कभी नहीं। मुझे बहुत संदेह है कि ऐसा कोई व्यक्ति है। बाध्यकारी जुआरी और सट्टेबाज जानते हैं कि ऐसा बताए बिना उनका व्यवहार आत्मविनाशकारी है। रिस्क स्पूनिंग की तकनीक सीखें। एक विवेकपूर्ण जोखिमकर्ता के रूप में स्वयं के विचार के साथ सहज बने। यदि आप जोखिम मुक्त स्थितियों की प्रतीक्षा करने पर जोर देते हैं, तो आप शायद प्रतीक्षा करने के लिए अभिशप्त हैं। एक बार जब आपको जोखिम लेने की आदत हो जाए, तो खुराक बढ़ाने के बारे में सोचें। अपने जोखिम के डर पर विजय प्राप्त करें। जोखिम हर सफल जीवन का एक आवश्यक घटक है। जोखिम आपको जीतने की स्थिति में रखता है। चौथी तकनीक, रन कटिंग। हमेशा मान ले कि रन कम होने वाला है। कभी भी अपने चरम पर दौड़ने की कोशिश न करें। अपनी किस्मत को धक्का मत दो। लंबे रन की तुलना में शॉर्ट रन बहुत अधिक सामान्य हैं। लंबे समय तक साइन इन करने के बाद आप अपने आप को एक मनोवैज्ञानिक स्थिति में ले जाते हैं जिसमें और कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को लंबे समय की प्रतीक्षा में फंसाते हैं, जो 10 में से 9 बार होने वाला नहीं है। पांचवी तकनीक, भाग्य चयन। भाग्यशाली प्रतिक्रिया यह है कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या समस्याएं ठीक हो सकती हैं या दूर हो जाएंगी, और फिर यदि उत्तर नहीं है, तो जमानत लें। घाटे को कम करें। किस्मत वाले लोग आदतन ऐसा ही करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनमें अपनी किस्मत खुद चुनने की क्षमता होती है। दुर्भाग्य से मारा, वे इसे त्याग देते हैं। दूसरे उद्यम में बेहतर भाग्य की तलाश करने के लिए खुद को मुक्त करते हैं। इसके विपरीत, बदकिस्मत लोग हमेशा खुद को कभी-कभी जीवन के लिए बुरे रिश्तों में और पैसे के उपक्रमों को खोने में फंस जाते हैं। बदकिस्मत लोगों में किस्मत को चुनने का हुनर होता, एक बुरे हाथ को त्यागने में असमर्थ। वे केवल बैठ सकते हैं और पीड़ित हो सकते हैं, जबकि दुर्भाग्य बदतर भाग्य बन जाता है। अधिकांश लोगों के लिए भाग्य का चयन इतना कठिन होने का एक कारण यह है कि इसमें लगभग हमेशा निवेश के हिस्से को छोड़ने की आवश्यकता शामिल होती है। निवेश समय, प्रतिबद्धता, प्यार, पैसा
या कुछ और के रूप में हो सकता है। जो कुछ भी है, जब आप एक खराब हाथ को छोड़ देते हैं तो आप उसमें से कुछ को पीछे छोड़ देते हैं। अपना नुकसान कम करें और तुरंत बेच दें। केवल ऐसा करके ही आप अपने पैसे को किसी अन्य निवेश में बेहतर भाग्य की तलाश में मुक्त कर सकते हैं। बेहतर किस्मत का पीछा करते हुए अपना पैसा कहीं और खर्च करने के बजाय उसने इसे फंसने दिया, शायद सालों तक। किसी निवेश के हिस्से को छोड़ने में असमर्थता हारने वाले के उत्कृष्ट लक्षणों में से एक है। अधिकांश के लिए भाग्य का चयन कठिन क्यों होता है? इसके लिए अक्सर एक दर्दनाक स्वीकारोक्ति की आवश्यकता होती है। मैं गलत था। हारने वाले की प्रतिक्रिया गलती को स्वीकार न करने के बहाने तलाशने की होती है। भाग्य के चयन में कठिनाई के अंश हैं। मार्ग के गलत विकल्प को ठीक करने के लिए पीछे हटना अधिकांश के लिए अपेक्षाकृत आसान है। एक खराब निवेश बेचना कठिन है। निराशाजनक नौकरी छोड़ना अभी भी कठिन हो सकता है। भविष्यहीन प्रेम संबंध से बाहर निकलना इस तरह के सभी नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों में सबसे कठिन और सबसे जटिल हो सकता है। चूंकि आप भविष्य नहीं देख सकते हैं, इसलिए यह पता लगाने का एक ही तरीका है कि किसी स्थिति में आपके पास क्या भाग्य है। स्थिति में प्रवेश करें और देखें कि क्या होता है। भाग्य की लकीरों और रनों से निपटने के दौरान भाग्यशाली लोग अक्सर निराशावादी तरीके से व्यवहार करते हैं। भाग्य चयन में निराशावाद शामिल होता है। निराशावादी कभी भी बड़ी दुर्घटना में नहीं फंस सकता, और दूसरा, वो कभी भी अपने पैसे को लंबे समय तक गतिरोध की स्थिति में नहीं फंसा सकता है। निराशावाद, जैसा कि यहाँ इस्तेमाल किया गया है, यह पुरानी निराशा की स्थिति, एक लंबा चेहरा या केवल बुरी चीजों के होने की उम्मीद करने की आदत का उल्लेख नहीं करता है। जिस तरह का निराशावाद भाग्यशाली की विशेषता है, वो वास्तव में काफी खुशमिजाज स्थिति है। 5वीं तकनीक, निराधार आशावाद से बचने की आदत है। निराधार आशावाद खतरनाक है। भाग्यशाली तरीका यह है कि ऐसे सबूत देखने पर जोर दिया जाए। चीजें आमतौर पर उतनी ही खराब होती हैं जितनी वे लगती हैं। 5वीं तकनीक निस्संदेह सबसे कठिन तकनीकों में से एक है, और कुछ के लिए यह स्पष्ट रूप से सबसे कठिन है। यह कठिन है क्योंकि इसके लिए एक प्रकार के निराशावाद या असंवेदनशील यथार्थवाद की आवश्यकता होती है, जो स्वाभाविक रूप से कई लोगों के लिए नहीं आता है। जो चीज़ इसे और भी कठिन बनाती है, वो यह है कि कई बार पूर्व निरीक्षण में आप चाहते हैं कि आपने इसे लागू नहीं किया होता। अक्सर जो गलत होना शुरू होता है वो गलत रहता है या गलत हो जाता है। खटास की स्थिति में यह सोचने के लिए कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप हमेशा अपने नुकसान को कम करने और जाने के लिए सही हैं। भाग्यशाली लोग, एक नस्ल के रूप में, इस ज्ञान के साथ जीने में सक्षम होते हैं कि कुछ निर्णय गलत हो जाएंगे। आप अंदर जाने का जोखिम उठाते हैं और आप बाहर निकलने का जोखिम उठाते हैं। बर्नार्ड बारूक ने एक बार कहा था, यदि आप 100% निश्चितता पर जोर देते हैं, तो आप कोई भी चाल नहीं चल पाएंगे। 6ठी तकनीक, ज़िगज़ैग पाथ। यह कार्यनीति की एक बुनियादी धारणा है कि लोगों के पास लक्ष्य होने चाहिए और उनके लिए एक सीधी रेखा में संघर्ष करना चाहिए। ... यह सफलता का पक्का मार्ग माना जाता है। लक्ष्य अभिविन्यास, जैसा कि वे इसे मनोविज्ञान 101 में कहते हैं, निस्संदेह मध्यम खुराक में एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाग्यशाली लोगों का जीवन यह कहता है कि आपको इसे ज्यादा करने से सावधान रहना चाहिए। भाग्य नियोजन भेद के प्रति सतर्क, भाग्यशाली इस बात से अवगत हैं कि जीवन हमेशा सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से बहते हुए अवसरों का एक अशांत समुद्र बनने जा रहा है। आमतौर पर बदकिस्मत लोग यही करते हैं। वे पूर्व नियोजित जीवन मार्गों से चिपके रहते हैं।
तब भी जब वे कहीं नहीं जा रहे होते हैं या वास्तव में आपदा के लिए ढलान की ओर बढ़ रहे होते हैं। लंबी दूरी की योजनाएं वास्तव में हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें गंभीरता से न लिया जाए। एक योजना को भविष्य में एक तरह के मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी कानून में कठोर होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर कुछ बेहतर होता है, तो आपको अपनी पुरानी योजना को तुरंत और बिना पछतावे के छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ बदलाव के लिए बार बार बदलाव करना चाहिए। इसका मतलब केवल यह है कि यदि संभावित सौभाग्य का एक टुकड़ा आपके रास्ते में आता है, तो आपको इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी पूर्वनिर्धारित योजना के अनुरूप नहीं है। लंबी दूरी की योजनाओं को कभी भी गंभीरता से न लें। सामान्य मार्गदर्शन के लिए उनका उपयोग तब तक करें जब तक वे आपको ले जा रहे हों जहां आप जाना चाहते हैं। उनके साथ मत फंसो। जैसे ही कुछ बेहतर आता है, उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दें। जिगजैग से कभी न डरें। अपने आप को एक श्रेणी में रखने से बचें। आप कभी नहीं जानते कि आपका लकी ब्रेक किस दिशा से आ सकता है। जब वे पहुंच में बह जाएं, तो उन्हें पकड़ लें। 7वीं तकनीक, रचनात्मक अलौकिकता। यह तकनीक धर्म और अंधविश्वास के बारे में है। मेरे लिए जो धर्म है वो आपके लिए अंधविश्वास हो सकता है, और इसके विपरीत। हम धर्म और अंधविश्वास को एक साथ जोड़ सकते हैं और उन्हें एक तटस्थ शब्द से संदर्भित कर सकते हैं, अलौकिकता। अलौकिकता को एक अदृश्य आत्मा, शक्ति या एजेंसी में किसी भी विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अस्तित्व हर किसी की संतुष्टि के लिए साबित नहीं हुआ है। आप लॉटरी में पुरस्कार जीतते हैं। क्यों? सौभाग्य कहाँ से आया? इसका उद्देश्य क्या है? आपको इसे प्राप्त करने के लिए क्यों चुना गया? व्यवहारिक आदर्श वाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं क्या देख और छू सकता हूँ। यह सौभाग्य मुझे किसी अदृश्य आत्मा, बल या एजेंसी द्वारा नहीं भेजा गया था। यह बस एक यादृच्छिक घटना थी। किसी को पुरस्कार जीतना था और विजेता ने मेरे होने का मौका दिया। मेरे सौभाग्य का कोई प्रयोजन नहीं है, न ही कुछ साबित करता है। ये अभी हुआ। लगभग सभी भाग्यशाली लोग, यह पता चला है, किसी न किसी तरह से खुद को किसी न किसी तरह के धार्मिक, अलौकिक विचार से जोड़ते हैं। एक अलौकिक विश्वास, यहाँ तक एक तुच्छ और विनोदी, लोगों को अन्यथा असंभव विकल्प बनाने में मदद करके उन्हें भाग्यशाली होने में मदद करता है। जीवन परिस्थितियों से भरा है जिसमें आपको विकल्पों में से चुनना चाहिए, लेकिन चुनने के लिए तर्कसंगत आधार की कमी है। परिणाम चाहे भगवान से प्रभावित हो, सितारे या एक भाग्यशाली आकर्षण अप्रासंगिक है। क्या मायने रखता है कि अलौकिक विश्वास ने खिलाड़ी को संभावित रूप से जीतने की स्थिति में लाने में सक्षम बनाया है? जीवन हमें कई और महत्वपूर्ण कांटे इन द रोड स्थितियों के साथ प्रस्तुत करता है। ... फिर भी सभी की सबसे बुरी प्रतिक्रिया कुछ न करना है। अपर्याप्त डेटा का एक क्लासिक मामला। भ्रमित नायक को समाधान तक ले जाने के लिए कोई भी राशि नहीं है। कोई तर्कसंगत विकल्प संभव नहीं है। फिर भी सबसे बुरी प्रतिक्रिया वहां खड़े रहना और कुछ न करना है, क्योंकि इससे निश्चित निष्पादन होगा। कुछ भी, यहाँ तक सिक्का उछालने की प्राचीन परंपरा भी, चुनाव न करने से बेहतर होता। वास्तविक जीवन इसी तरह की दुविधाओं के उदाहरणों से भरा हुआ है। निराशाजनक स्थितियां जिनमें हमें चुनाव करना चाहिए और लगभग पर्याप्त डेटा के बिना जोखिम उठाना चाहिए। तो अपने आप को एक अलौकिक मार्गदर्शन प्रणाली खोजें। यह गंभीर या विनोदी हो सकता है, एक गहरा विश्वास या एक खेल हो सकता है। इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता। जीवन में पुल में, आपका भाग्य आपके नियंत्रण से परे घटनाओं से प्रभावित होता है। खेल का परिणाम आपके द्वारा दिए गए भाग्य के साथ आप जो करते हैं उससे भी प्रभावित होगा। 8वीं तकनीक,
सबसे खराब स्थिति विश्लेषण। आशावाद का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना, लेकिन सौभाग्य में यह जानना शामिल है कि आप सबसे बुरे को कैसे संभालेंगे। यह स्थिति केवल आंशिक रूप से मेरे नियंत्रण में है। अच्छी या बुरी किस्मत, मेरे द्वारा बनाई गई घटनाएं, इसे किसी अच्छी चीज में पका सकती हैं या इसे खट्टा कर सकती हैं। उसने फैसला किया कि स्थिति लॉटरी में प्रवेश करने जैसी है। खोने का जोखिम बड़ा था, लेकिन खोने की राशि छोटी थी। पेशेवर जुआरी जीतते हैं क्योंकि वे आशावाद को अस्वीकार करते हैं। वे 5वीं तकनीक लागू करते हैं, भाग्य को चुनने की चाल। किसी भी उद्यम में खटास आने पर उसे तेजी से छोड़ने की। और वे 8वीं तकनीक लागू करते हैं, सबसे खराब स्थिति विश्लेषण की चाल। यदि आप सभी जुआ कैसीनो में लगातार विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हैं, तो एक अंतर स्पष्ट रूप से सामने आता है। हारने वाले आशावादी होते हैं। 9वीं तकनीक, बंद मुंह। हम इन घटनाओं के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और न ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे क्या होंगे, लेकिन हम जान सकते हैं कि वे घटित होने वाले हैं। बार बार हम अप्रत्याशित से निपटने जा रहे हैं। सबसे अच्छी रणनीति अधिकतम लचीलेपन में से एक प्रतीत होगी। उन अनजानी घटनाओं से निपटने के लिए खुद को स्वतंत्र रखना जो उस समय उचित लगे। बहुत अधिक बात करने में समस्या यह है कि यह उस मूल्यवान स्वतंत्रता और लचीलेपन को सीमित कर सकता है। मुझे अक्सर अपने भाषण पर पछतावा होता है, लेकिन अपनी चुप्पी पर कभी नहीं। पब्लिलियस साइरस ने लिखा, शब्द वापस आकर आपको परेशान कर सकते हैं, मौन लगभग कभी नहीं करता है। 9वीं तकनीक यह है कि भाग्यशाली लोग अनावश्यक बात करने से बचते हैं। वे उन विषयों के बारे में बात करते समय विशेष रूप से सावधान रहते हैं जिनका उनके लिए बहुत व्यक्तिगत महत्व है। वे अपनी सोच से अधिक प्रकट नहीं करते हैं जितना उन्हें करना है। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक ओक पर बैठा था। उसने जितना देखा उतना ही कम बोला, जितना कम बोला उतना ही सुना। हम उस बूढ़ी चिड़िया की तरह क्यों नहीं हो सकते? 9वीं तकनीक का एक सबक, अच्छे दोस्तों का एक मंडली और एक व्यापक परिचित नेटवर्क स्थापित करने के लिए आपको हर समय अपना मुंह बंद रखने की जरूरत नहीं है। आप सुनकर, सच में सुनकर जितनी आसानी से दोस्त बना सकते हैं। ये आधुनिक मनोविज्ञान की एक केंद्रीय धारणा है कि बात सभी बीमारियों का इलाज है और सभी निजी और सार्वजनिक स्वर्ग का मार्ग है। जो लोग अपने क्रोध को बंद करते हैं, दूसरे शब्दों में इसे नियंत्रित करते हैं, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। दूसरी ओर जो लोग आदतन अपना गुस्सा निकालते हैं, उन्हें केवल गुस्सा आता है। वे बड़े पैमाने पर क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वे लगातार अपने पर्यावरण को उत्तेजित करते हैं। मौन न केवल आपको अवांछित स्थितियों में बंद होने से बचाता है, और यह आपको न केवल उन तथ्यों और भावनाओं को प्रकट करने से रोकता है जिन्हें आप जानना नहीं चाहते हैं। चूंकि जीवन भाग्य द्वारा शासित होता है और आप कभी भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। आप जो कर रहे हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में जितना संभव हो उतना कम कहना सबसे अच्छा है। मेरे निजी जीवन और मेरे बच्चों के साथ भावनाओं पर चर्चा करने से क्या सांसारिक लाभ होगा? एक महिला ने लिखा, इस हद तक कि मेरे तलाक का सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है। वे मुझसे सुनने के हकदार हैं, लेकिन मैंने तलाक क्यों लिया, यह उनके काम का नहीं है। ये स्पष्ट और खुले प्रकार के रिश्ते अस्थिर हैं, वे कहते हैं। वे उड़ाते हैं, आखिर रिश्ते तो होने ही चाहिए। आपको मौके लेने चाहिए, आपको लोगों से बात करनी चाहिए। 9वीं तकनीक का संदेश केवल इतना है कि आप अपनी समस्याओं, योजनाओं और भावनाओं के बारे में अनावश्यक बात करने से बचें। जब कुछ कहने का कोई अच्छा कारण न हो, तो कुछ न कहें। 10वीं तकनीक, एक गैर को पहचानना। जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जो सबक लगते हैं लेकिन है नहीं।
भाग्यशाली लोगों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे जानते हैं कि वे क्या नहीं सीख सकते हैं। जीवन की बेतरतीब घटनाओं से झूठे सबक लेने की आदत बदकिस्मत का लक्षण है। गैर विधान अक्सर अनुचित सामान्यीकरणों से उत्पन्न होते हैं। अव्यक्त से तुमने कुछ नहीं सीखा सिवाय इसके कि दुर्भाग्य होता है। उस तरह के झूठे सबक को गंभीरता से लेने से आपको गंभीर नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी। एक अन्य प्रकार का गैर पाठ उतना ही सामान्य लेकिन कम स्पष्ट इस विश्वास से आता है कि इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। जो लोग इस विश्वास को मानते हैं वे एक परिणाम के रूप में मानते हैं कि आप अतीत का अध्ययन करके भविष्य के लिए विस्तृत सबक सीख सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा, इतिहास चारपाई है। आप अक्सर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बहुत से लोग क्या करेंगे। शुद्ध बेतरतीब मौके ने इतिहास को खुद को दोहरा दिया था, या ऐसा प्रतीत होता है। इसमें भाग्य का एक तत्व है, जैसा कि सभी मानवीय घटनाओं में होता है। 11वीं तकनीक, एक अनुचित ब्रह्मांड को स्वीकार करना। दुर्भाग्य बस है। अच्छा, दुर्भाग्य तथ्य यह है कि निष्पक्षता एक मानवीय अवधारणा है। बाकी ब्रह्मांड इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस तरह के सवालों के जवाब में दुनिया के मंचों से धार्मिक परिष्कार के लाखों शब्द पढ़े गए हैं। ईश्वर निष्पक्ष हो सकता है लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना हर किसी ने हमेशा सोचा है। वो या तो हमारे साथ क्या होता है कि सभी विवरणों को नियंत्रित नहीं कर सकता है या नहीं करेगा। हमारा जीवन यादृच्छिक घटनाओं से भरा है। घटना में भगवान का हाथ मत देखो। भगवान ने इसका कारण नहीं बनाया। इसके कारण कुछ नहीं हुआ, ये अभी हुआ। ब्रह्मांड निष्पक्ष नहीं है और कभी भी पुरुष और महिलाएं इससे जूझते रहे हैं। जब आप इसे दुर्भाग्य के रूप में पहचानते हैं तो दुर्भाग्य का सामना करना काफी कठिन होता है। जब आप इसके लिए खुद को दोष देते हैं तो ये आपको नष्ट कर सकता है। जब आप इसे देखें तो आपको अराजकता को पहचानना चाहिए। अराजकता तब तक खतरनाक नहीं है जब तक कि वो व्यवस्थित न दिखने लगे। यही इस 11वीं तकनीक का सबक है। जिस तरह दुर्भाग्य के लिए खुद को दोष देना भ्रामक है, उसी तरह जब आप यह मानते हैं कि आप सौभाग्य के योग्य हैं तो आप खुद को भी धोखा देते हैं। आप इसके लायक हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे प्राप्त करेंगे अच्छी तरह से? भाग्य की बात है। असल जिंदगी में लोगों को वो नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें वही मिलता है जो उन्हें मिलता है। यह सोचकर कभी भी उद्यम में न जाएं कि यह आपके लिए सही होगा क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप जिस चीज के लायक हैं उसमें ब्रह्मांड की कोई दिलचस्पी नहीं है। निष्पक्षता की हमारी भावना शक्तिशाली है। हालांकि ब्रह्मांड मानव नियंत्रण में नहीं है। केवल जब कोई सुराग नहीं है या जब समान वजन के संकेत विपरीत दिशाओं में इंगित करते हैं। तो क्या आपको निष्पक्षता के बारे में धारणा जैसे किसी भी तर्कहीन निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए? कभी भी कुछ भी उम्मीद न करें। 12वीं तकनीक, बाजीगरी अधिनियम। भाग्यशाली अधिक व्यस्त हैं। अंतर यह है कि भाग्यशाली के साथ नीचे की अवधि लंबे समय तक नहीं रहती है और अक्सर आश्चर्यजनक, अप्रत्याशित तरीके से समाप्त होती है। बदकिस्मत इंसान को ठीक ठीक पता होता है कि वो किस तरह के भाग्य की तलाश कर रहा है। जितने अधिक उपक्रमों में उन्होंने खुद को शामिल किया, उतनी ही बेहतर संभावना थी कि किसी तरह का भाग्यशाली ब्रेक उनके रास्ते में आ जाएगा। आप जितनी अधिक गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ अच्छा होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसी से भाग्य चलता है। अपने स्वभाव से यह भविष्यवाणी के लिए उत्तरदायी नहीं है। 12वीं तकनीक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। फास्ट फ्लो ओरिएंटेशन। और छठा, वक्रपात।
भाग्यशाली जीवन वास्तव में एक हद तक हलचल और हलचल की विशेषता है जो कई बार उन्मत्त लगता है, विशेष रूप से कालानुक्रमिक रूप से बदकिस्मत। क्या मायने रखता है कि आप व्यस्त होने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अगर यह शरीर में अच्छा लगता है, अगर यह सही लगता है, तो यह आपके लिए सही है। चुपचाप बैठ जाओ और एक सूची बनाओ कि आपकी प्रमुख चिंताएं क्या हैं। यह मानसिक रूप से या लिखित रूप में, जैसा आप चाहें, किया जा सकता है। समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास न करें, बस स्वीकार करें कि वे वहां हैं और उन्हें ढेर में ढेर कर दें। जैसा कि यह था, सूची अपने आप में निश्चित रूप से काम नहीं करती है। यह जो करता है वो आपको बेहतर महसूस कराता है। यह आपको उस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने की भावना देता है जो खराब हो रही थी। इस अधिक शांत अवस्था में आप संकेतित कामों को आत्मविश्वास से व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। समस्याओं और चिंताओं की सूची बनाने से वही शांत स्थिति, नियंत्रण की भावना पैदा होती है। चिंताओं की एक सूची बनाएं जब भी आपका जीवन बहुत व्यस्त हो और आपको घबराहट की शुरुआत महसूस हो। सूची बनाना आदेश को पुनर्स्थापित करता है। यदि आप सौभाग्य चाहते हैं, तो पर्याप्त व्यस्त न होने से बहुत अधिक व्यस्त रहना बेहतर है। 13वीं तकनीक, डेस्टिनी पेयरिंग। केवल वही व्यक्ति जो आपकी किस्मत को लंबे समय तक बदल देता है, उसे ही भाग्य साथी कहा जा सकता है। अधिकांश में, हालांकि, दुर्घटना प्रवणता सामान्य लापरवाही से उत्पन्न दुर्भाग्य का एक रूप है। भाग्यशाली होना। 13 तकनीकों को एक साथ रखना जीवन अव्यवस्थित है और एक योजना के अनुसार सफलतापूर्वक नहीं जिया जा सकता है। मानव जीवन क्या है? पूर्णता असंभव है, लेकिन असंभव है। यदि जोखिम में रखी जाने वाली राशि इतनी तुच्छ है, तो आप आगे भी जा सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं। भाग्यशाली? बेशक, लेकिन इससे पहले कि वो भाग्य का आनंद उठा पाता, उसे जोखिम उठाना पड़ा। यदि आप अपने आप को छिपाए रखते हैं और फिर अचानक अपने आप को तेज प्रवाह में डाल देते हैं, तो आपका जीवन गंभीर घटनाओं के साथ विस्फोट कर सकता है। 13 तकनीकों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के कुछ महान उपन्यासों और नाटकों को पढ़ें या फिर से पढ़ें। अशुभ परिणामों वाली कहानियों पर विशेष ध्यान दें। इसके बजाय कौन सी तकनीक या तकनीक एक भाग्यशाली परिणाम उत्पन्न कर सकती थी? भाग्य होता है चाहे हम इसे आमंत्रित करें या नहीं। सौभाग्य और बुराई हमेशा मानव जीवन में खुद को बुनते हैं, जिससे कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ दुखी और अन्य मर जाते हैं।